नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने हम तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। दिल्ली में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और देखा जा रहा है यमुना का जल स्तर नदी ने पार कर दिया है। वहीं इसको लेकर कई इलाकों में चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपातकाल बैठक बुलाई है। इस दौरान इस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों, यमुना के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं फिलहाल एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दिल्ली का स्तर इस बार नहीं बढ़ेगा, लेकिन देखा जाए कि यमुना का जल स्तर कल से ही अपने स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं आज ज्यादा हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं इस दौरान लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पानी में तैरते हुए देखा जा रहा है। कई तरह के विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पहले पानी घुटनों तक था, लेकिन अब पानी, यमुना का जल स्तर, जो आसपास के इलाके हैं वहां रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। अब उनके गले तक पानी पहुंच चुका है, तो जिस वजह से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सारी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा है। वहीं रेस्क्यू टीम लगातार उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, लेकिन इस दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यमुना के जलस्तर को लेकर नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात होने की वजह से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं देखा जाए तो बीजेपी और आप पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि यमुना का स्तर किस तरह से कम होगा। आने वाले दिनों में मौसम विभाग और बारिश की संभावना जता रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक लड़की का शव टुकड़ों में बरामद किया गया है। खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। गीता कॉलोनी में जो है एक बार फिर से एक श्रद्धा मर्डर जैसा वाकया जो है देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ जो फ्लाईओवर है इस कॉलोनी में, उसके आसपास एक महिला के कई टुकड़ों में जो है कटे हुए शव बरामद हुए हैं और ये शव जो है 2 बैग में भरे पड़े थे। सुबह बताया जा रहा है कि लगभग 9:15 बजे के करीब जो है पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी कि यहाँ जो है मानव अंग बरामद हुए हैं। किसी ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए यहाँ इसको एक्शन में लेते हुए घटनास्थल पर पहुंची और वहां जाकर जो है इन सभी शव के टुकड़े को जो है वो बरामद किया। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर फिलहाल पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली पुलिस लड़की के शव की पहचान नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाश लड़की की है, क्योंकि जो है उसके बाल लंबे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह 9 बजे यह सूचना मिली थी कि एक लड़की की लाश का कुछ हिस्सा जो है बरामद हुआ है। इसके बाद तत्काल पुलिस ने फ्लाईओवर से जुड़े जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लोकल थाना पुलिस को शक है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है जंगल में मिल सकते हैं। दूसरी तरफ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से लाश मिलने की घटना से कई तरह के जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी भी लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 18 मार्च 2023 को गीता कॉलोनी अंडरपास इलाके से एक विदेशी लड़की का शव भी बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी देखने को मिली थी। लड़की का शव इतना सड़ गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। दिल्ली में एक के बाद एक लगातार लड़कियों के शव जो है मिल रहे हैं। ये सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े करती हैं कि आखिर लड़कियां सेफ है या नहीं। सरकार इतने तमाम तरह की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन क्या वजह है कि एक के बाद एक लड़कियों के शव के टुकड़े मिल रहे हैं, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। बीजेपी ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस खबर को बता रही हमारी सहयोगी श्रुति दीक्षित। बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। उन्होंने अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया और इसमें 2 गुजरात के, 1 पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे। बता दें कि चुनाव समिति से जानकारी लेने के बाद, उनके आदेश के बाद ये लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 2 गुजरात से और 1 पश्चिम बंगाल से। केंद्रीय समिति की सहमति के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। गुजरात से बाबू भाई जयसंग, भाई देसाई और केसरी देव सिंह जाला को राज्यसभा सीट के
लिए उम्मीदवार बनाया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अनंत महाराज को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा के लिए 3 राज्यों की 10 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होना है, जिसमें गुजरात की 3 सीटें शामिल है। गुजरात सहित 10 जुलाई को केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी पर्चा भरा है उन्होंने। वहीं कांग्रेस के विधायक डाल दिए हैं और हथियार उन्होंने साफ तौर पे डाल दिए और ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कहा है कि उसके पास राज्य में पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वो इस बार प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं गोवा में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, क्योंकि विनय डी तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वही बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में 6 सीट राज्यसभा की खाली है और इस पे टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब देखना होगा कि नतीजों में क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। राजस्थान के भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जंगीना को गोली मार के हत्या कर दी। बता दें कि उस समय जब पुलिस उसे कोर्ट लेके जा रही थी कुलदीप जंगीना को, तो उसके बाद में जब उसे भरतपुर से जयपुर जेल के कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा था, जब टोल प्लाजा के पास में कुछ बदमाशों ने कुलदीप जंगीना को गोली मार के हत्या कर दी। बदमाशों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब उसे जयपुर जेल से भरतपुर कोर्ट लाया जा रहा था। उन्होंने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च झोंकी और उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए। भरतपुर में गैंगस्टर की बुधवार को पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई है। उससे जयपुर जेल से भरतपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। बदमाशों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा के पास इस वारदात को अंजाम दिया। गैंगस्टर जंगीना इस समय कुलदीप मर्डर मामले में जयपुर जेल में बंद थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह बीजेपी नेता की हत्या का बदला था, जिनकी करीबी 10 महीने पहले संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी कुलदीप जंगीना और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से भरतपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। जब वह अमोली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद 2 बदमाश बस में चढ़ गए। बदमाशों ने पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्च झोंकने के बाद करीब 15 राउंड फायरिंग करी, कुलदीप की हत्या कर दी। इस मामले में विजयपाल घायल हो गया। दोनों आरोपी जयपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। इसी दौरान बदमाशों ने जो टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च झोंकी तो पता चल रहा है कि कुलदीप जंगीना बीजेपी नेता का हत्यारा था, लेकिन उससे पहले 10 महीने से लगातार जेल में बंद था। राजस्थान में उस समय जब पुलिस भरतपुर से कुलदीप जंगीना को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जब बस के द्वारा ले जाया गया, लेकिन उसके बाद में बता दें कि 2 बदमाश बस के अंदर चले, 15 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन 15 राउंड फायरिंग के बाद कुलदीप जंगीना की हत्या हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार राजस्थान की पुलिस उस समय कहाँ सो रही थी जब कुलदीप जंगीना की हत्या की गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कुलदीप उस समय जो है कोर्ट के लिए पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन टोल प्लाजा के पास में जब बस रुकी तो बस में चढ़ने से 2 बदमाशों ने जो है कुलदीप और उसके साथी विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल को अभी घायल बताया जा रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, राजस्थान। रायबरेली में नकली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, लगातार क्षेत्र में नकली नोटों का कारोबार फल फूल रहा था और स्थानीय दुकानदार व व्यापारियों के द्वारा पूरे मामले की कई बार जिम्मेदारों को शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एक टीम गठित करते हुए पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई थी। आपको बता दें, जिसके बाद लंबे अरसे से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही थी और पुलिस को मुखबिर खास की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने वहां उस स्थान पर छापेमारी करते हुए 2 अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आपको बता दें, लगभग 1 लाख रुपए नगद व जो नकली नोट बनाने के सामान होते हैं, पेपर व प्रिंटर, उनको भी पकड़ लिया है। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही करते हुए उनको जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और वहां स्थानीय दुकानदारों के द्वारा पूरे मामले की शिकायत कई बार की गई थी कि मार्केट में जो नकली नोट हैं वो आ रहे हैं, जिसको संज्ञान में लिया और तत्काल पूरी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने तड़तोड़ छापेमारी किया और उसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि रायबरेली पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड में है और लगातार कार्यवाही का दौर चल रहा है, जिसके चलते रायबरेली पुलिस को कई थानों में अलग अलग सफलता मिली है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली।
बदायूं से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिपाही पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। ताकि एक बार फिर जो आरोप हैं उनमें घेरी हुई दिखाई दे रही है। जी आपको बता दें कि जो पूरा मामला है बदायूं जिले के उसावा थाना के जो चौकी है हड़ौरा की, वहाँ की है। वहाँ पर एक जो सिपाही राघव नाम का सिपाही था, उसका एक जो फोटो है वो दरोगा की वर्दी पहनकर रौब झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसका एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से दरोगा की वर्दी पहनकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वहाँ के दो पीड़ित लोगों ने कल कप्तान साहब को एक शिकायती पत्र दिया है। उसमें बताया है कि वह जो दरोगा के भेष में सिपाही जाता था और उन लोगों को पकड़कर लेकर आकर थाने पर उसके साथ मारपीट कर मोटी रकम वसूलता था। वहीं इस बात की सूचना जब बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने दातागंज क्षेत्रीय अधिकारी को इसकी जांच सौंप दी। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद उस सिपाही पर किस तरीके की कार्रवाई पुलिस करती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। गाजीपुर में पुलिस ने असला तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस खबर को बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। असलाह तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जब सूचना मिलती है मुखबिर की तो हरकत में आते हैं करंडा थाना अध्यक्ष और उसी समय वह बेलसड़ी पुलिया के पास इन 3 अवैध असलाह तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि गाजीपुर के विभिन्न जगहों पर इसे बेचते थे और यह बिहार के मुंगेर जिले से इसका व्यापार करते थे और कम दामों में वहां से लाते थे और बेचते थे। और पुलिस ने इनको जब गिरफ्तार किया तो इनके पास से रिवाल्वर, पिस्तौल, कट्टा बरामद कर लिया गया। इसके आका कौन है, इसकी तलाश में पुलिस लगी है। गाजीपुर जिले में बड़ा पर्दाफाश किया है गाजीपुर की पुलिस ने। अवैध असलाह तस्करों को मौके से 4 हथियार, नाजायज जिंदा कारतूस, मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार। देहरादून में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बीते दिनों से लगातार बरसात होने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैं अभी देहरादून के रिस्पना पुल के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि लंबा लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बरसात अभी हो रही है जिससे जो जनजीवन है काफ़ी प्रभावित हुआ है और खासकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ मुस्तैदी से कार्य कर रही है। लगातार जो ट्रैफिक निकालने में लोगों की मदद कर रही है। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। 8 जिलों के लिए जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इन जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम दिक्कतें लोगों को आ रही है। वहीं 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई है जिसमें से वंदे मातरम और साथ साथ उज्जैन एक्सप्रेस थी, उनको रद्द कर दिया गया है क्योंकि भारी बारिश के कारण कई पटरियों में मलबा आ चुका है जिसके कारण दिक्कतें उठानी पड़ रही है। तो यात्रियों को भी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है। साथ साथ पहाड़ों की बात की जाए तो चारों धाम के रास्तों पर बोल्डर गिरने से रास्ता बाधित हो गया है। लगातार जो लोक निर्माण विभाग की टीमें हैं वो रास्ता खोलने में लगी हुई है। वहीं कई जगहों से लोगों को मरने की सूचना यहाँ पर सामने आ रही है गाड़ी गिरने की खाई से। तो लगातार जो SDRF की टीम भी है वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लोगों को बचा रही है सकुशल। देहरादून की बात की जाए जिस तरह से ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग के चलते जल भराव की स्थिति यहाँ बनी हुई है क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह ऐसी खुदाई देखने को मिल रही है जिसके कारण लोगों को समस्या काफ़ी हो रही है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं क्योंकि देहरादून में आज छुट्टी नहीं रखी गई है, 2 दिन की छुट्टी इससे पहले देखने को मिली, लेकिन आज जो देहरादून जिले में है वो छुट्टी नहीं दी गई है। कई जिलों में आज भी स्कूलों को बंद रखा गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर सहित कई कुमाऊं के क्षेत्र में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। फिलहाल जो देहरादून का है कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही है बाहर निकलने में। बरसात लगातार जारी है, जल भराव की समस्या आ रही है। स्मार्ट सिटी का जिस तरह से कार्य चल रहा है उससे भी लोगों को दिक्कतें आ रही है, लेकिन जो प्रशासन है फिलहाल लोगों की मुसीबतें कम करने में लगा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बरसात कब तक रुकेगी और इसके बाद जो आकलन होगा नुकसान का वो कितना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। कांग्रेस ने आज मौन सत्याग्रह किया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता।
राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आज कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है। मैं अभी मौजूद हूँ देहरादून के गांधी पार्क में और आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेश के नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं सुबह 10 बजे से और मौन सत्याग्रह यहाँ पर रखा है। काली पट्टी ऊपर लगाई गई है। खुद इस जो ये सत्याग्रह है इसकी अध्यक्षता करण मेहरा कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये जताना चाह रहे हैं कि भाजपा की जो काले कानून है जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस जिस तरह से हावी हो रही थी भाजपा पर, तो उसके कारण ये जो लोकसभा की जो सदस्यता है वो हटाई गई। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है और मौन यहाँ पर रख रहे हैं और उनकी मांग है कि जो राहुल गांधी है उनकी सदस्यता वापस लाए। तमाम नेता विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार 5 बजे तक जो है मौन यहाँ पर रखेंगे और राहुल गांधी की जो सदस्यता वापस लाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर कानपुर में दिखाई देने लगा है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कानपुर की जो गंगा नदी है वो उसका भी लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जो आसपास का इलाका है वो कटरी क्षेत्र लगता है, उसमें 100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और आज एहतियातन चूँकि अलर्ट भी जारी हुआ है, जिसके बाद जो कानपुर का नगर निगम है और प्रशासन है वहाँ पर कटरी इलाके में पहुँचा था और वहाँ के जितने भी लोग थे उनको अस्थायी तौर पे जो नगर निगम की जगह है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और को बता दें कि अगर हम या कटरी इलाके की बात करें तो कम से कम 100 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे बसते हैं आसपास में, जहाँ पर सभी को शिफ्ट कर दिया गया है। और पुलिस प्रशासन जो है और जो नगर निगम की टीम है वो लगातार कानपुर के इलाके में जहाँ पर जो कि सटे हुए गंगा नदी से इलाके हैं उन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जो ऐसे इलाके हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अगर बारिश होती भी है, क्योंकि कानपुर में लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में बारिश से अगर जल स्तर बढ़ता है तो उससे किस तरह निपटा जाए उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा, इसको बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस बीच राजनीतिक दल गठबंधन को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की निगाहें इस पर हैं कि किन पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा। तो वहीं इस बीच सबसे अधिक जो यूपी के अंदर चर्चा का विषय है वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर है कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर किस पार्टी के साथ में जाएंगे और किस गठबंधन में वो शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 18 तारीख को एनडीए की होने वाली बैठक में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो सकते हैं, उनको इस बैठक में बुलाया जा सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी साफ तौर पर इस बैठक को लेकर किसी भी निमंत्रण से मना किया है। उन्होंने कहा कि कोई बुलावा अभी बैठक में शामिल होने को लेकर नहीं आया है। अभी वो सभी सियासी समीकरणों को देख रहे हैं और जब सभी सियासी समीकरणों को वो देख लेंगे उसके बाद में अपने गठबंधन को लेकर वो स्पष्ट होंगे कि उन्हें किस गठबंधन में जाना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है। फिलहाल कह सकते हैं लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ में नजदीकियां बढ़ी हैं, लगातार वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में उनके बयान जो है पिछले दिनों से नजर आए हैं, उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी सुबसपा के साथ में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।